नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ही शब्द गो कभी वेंट तो कभी गॉन कैसे बन जाता है? अरे, अंग्रेजी क्रियाओं यानी वर्ब्स का ये चक्कर है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसके सारे रहस्य खोलेंगे और इसे एकदम आसान बना देंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि भाई ये क्रियाएं अपना रूप बदलती ही क्यों हैं? फिर एक एक करके V1 से V5 तक सबको समझेंगे और आखिर में कुछ ऐसी कमाल की टिप्स जो हमेशा याद रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल को पकड़ते हैं जिसके जवाब में ही सारा राज छिपा है। आखिर एक क्रिया को इतने अलग अलग रूप धरने की जरूरत ही क्या है? ये सवाल हम सबके मन में आता है ना? क्यों प्ले कभी प्लेज होता है तो कभी प्लेड? ये देखने में उलझावा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो बात बस इतनी सी है, ये क्रिया के रूप एक ही एक्शन वर्ड के अलग अलग वर्जन हैं। ये एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं। ये हमें ठीक ठीक बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, अभी हो रहा है, पहले हो चुका है या बस अभी अभी खत्म हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उन दो रूपों की जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, V1 और V2। कह सकते हैं कि ये किसी भी वाक्य की नींव होते हैं। सबसे पहले है V1। ये क्रिया का असली रॉ फॉर्म है, मतलब जैसा वो डिक्शनरी में मिलता है बिल्कुल वैसा ही, कोई बदलाव नहीं, कोई मिलावट नहीं। इसे इस्तेमाल करने के नियम बहुत सीधे हैं। ये प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू और दे जैसे सब्जेक्ट्स के साथ आता है। और हाँ, जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं जैसे गो देयर या सिट डाउन, तब भी यही V1 फॉर्म यूज होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, दे गो टू स्कूल। यहाँ गो क्रिया का V1 रूप है। सिंपल और सीधा, है ना? ठीक है, तो V1 हो गया प्रेजेंट के लिए, पर उन कामों का क्या जो पहले ही हो चुके हैं? बस वहीं पर एंट्री होती है V2 की, यानी क्रिया के दूसरे रूप की। अब V2 बनाने के ना दो रास्ते हैं। ज्यादातर क्रियाएं जिन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, उनमें बस ईडी लगा दो और काम हो गया, जैसे प्ले का प्लेड। लेकिन कुछ क्रियाएं थोड़ी अलग होती हैं, जिन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वो अपने नियम खुद बनाती हैं, जैसे गो का वेंट हो जाता है। ये प्रैक्टिस से याद हो जाती हैं। जैसे इस वाक्य में ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ प्लेड क्रिया का V2 रूप है। ये जो आखिर में ईडी लगा है ना, ये हमें फौरन बता देता है कि क्रिकेट खेलने का काम पास्ट में यानी पहले ही हो चुका है। अब आते हैं V3 और V4 पर। मैं इन्हें हेल्पर फॉर्म्स कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बेचारे अक्सर अकेले नहीं आ सकते। इन्हें अपना पूरा मतलब बताने के लिए एक दोस्त यानी एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। V3, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंसेस में, मतलब उन कामों को बताने के लिए जो बस अभी अभी पूरे हुए हैं। इसका एक और इस्तेमाल पैसिव वॉइस में भी होता है, और ये एक गोल्डन रूल है, इसे तो बस गांठ बांध लीजिए। V3 कभी अकेला नहीं दिखेगा, इसके साथ हमेशा हैज, हैव या हैड जैसा कोई ना कोई हेल्पर जरूर चिपका होगा। तो V2 और V3 में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इसका एक बहुत आसान सा तोड़ है। याद रखिए, V2 वाक्य में अकेला खड़ा हो सकता है, जैसे शी वेंट होम। लेकिन V3 को हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है, जैसे शी हैज गॉन होम। देखा, वेंट अकेला है पर गॉन के साथ हैज है। बस यही सबसे बड़ा फर्क है। अब बारी है V4 की, जिसे हम सब ING फॉर्म के नाम से बेहतर जानते हैं। ये है क्रिया का लाइव एक्शन मोड। ये दिखाता है कि कोई काम अभी भी चल रहा है, जारी है। इसका फंडा भी बड़ा क्लियर है। जब भी कोई काम लगातार हो रहा है तो V4 का इस्तेमाल होगा, और इसके साथ भी हमेशा इज, एम, आर, वॉज या वर्ड जैसे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। जैसे इस वाक्य में शी इज रीडिंग अ बुक। यहाँ इज रीडिंग हमें साफ साफ बता रहा है कि किताब पढ़ने का काम अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है। और अब आते हैं हमारे आखिरी फॉर्म पर, V5। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। इसका कान बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ये सिर्फ सिंगुलर यानी एक वचन का नियम मानता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वचन कर्ताओं जैसे ही, शी, इट या कोई भी एक नाम के साथ आता है, और वो भी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इस उदाहरण को देखिए,
शी टीचेस इंग्लिश। क्योंकि हमारा कर्ता शी है जो कि एक वचन है, इसीलिए टीच में es जुड़कर टीचर्स बन गया। ये V5 का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ऑलराइट, तो हमने सारे रूपों को अलग अलग तो समझ लिया। अब मजा आएगा। अब इन सबको एक साथ देखते हैं, एक ही क्रिया के उदाहरण से। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह दिखा रही है। देखिए, क्रिया है राइट। V1 में ये आई राइट अ लेटर है। भूतकाल यानी V2 में ये बन गया आई रोट अ लेटर। V3 को हेल्पर चाहिए तो हो गया आई हैव रिटन अ लेटर। जब काम चल रहा है तो V4 में आई एम राइटिंग अ लेटर। और आखिर में जब कर्ता एक वचन ही है तो V5 ने इसे ही राइट्स अ लेटर बना दिया। एक ही क्रिया, 5 अलग अलग अंदाज। चलिए अब कुछ फाइनल टिप्स, एक तरह की चीट शीट जो क्रिया के इन रूपों पर पकड़ बनाने में हमेशा मदद करेगी। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखिए। पहला, इर्रेगुलर वर्ब्स के V2 और V3 रूपों को याद करना जरूरी है। दूसरा, जैसे ही वाक्य में ही, शी या इट दिखे, दिमाग में V5 की घंटी बजनी चाहिए। और तीसरा, अगर हैज, हैव या हैड दिख जाए तो ये पक्का है कि क्रिया V3 ही होगी। और ये है सबसे बड़ा राज, असली मास्टर की। अगर टेंस को पहचानना सीख लिया ना, तो क्रिया का सही रूप चुनना कोई पहेली नहीं रह जाएगा, वो अपने आप सामने आ जाएगा। क्योंकि टेंस ही है जो क्रिया के रूप को कंट्रोल करता है। तो अब जब आप ये सब जानते हैं, जरा सोचिए वो कौन सी इरेगुलर वर्ब है जिसके V2 और V3 रूप आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं या हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इस पर सोचने से ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा।